गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन जुडिशरी। तो ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रादर आपके पॉलिटी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विमेन का जो इश्यूज़ होते हैं और अगर वो जुडिशरी से रिलेटेड हो तो वो पॉलिटी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेजिग्नेट है उदय उमेश ललित जी, उन्होंने बोला है कि रेशियो ऑफ विमेन जजेस जो है वो पिछले 75 साल में बढ़ रही है। लेकिन ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि जो स्टेटस ऑफ विमेन इन जुडिशरी है वो बहुत ही अच्छे स्तर पर है। तो अब हम देखते हैं कि क्या जो है स्टेटस है विमेन का जुडिशरी में। तो अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो सिर्फ 11.5% जो जजेस हैं वो विमेन हैं। सुप्रीम कोर्ट में देखें तो सिर्फ 4 सिटिंग विमेन जजेस हैं आउट ऑफ 33 इन ऑफिस। विमेन लॉयर्स की बात करें तो आउट ऑफ 1.7 मिलियन एडवोकेट जो रजिस्टर्ड हैं उनमें से सिर्फ 15% जो है वो विमेन है। तो क्या इस सब का इलाज रिजर्वेशन है? ऑफ कोर्स रिजर्वेशन जो है वो यूज़फुल तो रहेगा, लेकिन हायर प्रपोर्शंस जो है उसमें अगर आपको चेंजेस लाने हैं तो सिर्फ रिजर्वेशन से जो है वो काम नहीं चलेगा। तो स्ट्रक्चरल बैरियर्स को हटाना इंपॉर्टेंट है। तो हम एक तरफ से अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो उससे हम कुछ हद तक जो है सिर्फ चेंज ला पाएंगे, मैक्सिमम 10% हम इंक्रीज़ कर पाएंगे या 5% इंक्रीज़ कर पाएंगे, लेकिन हम जो ओवरऑल हमारे स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं उनको हटाकर जो है वो ज़्यादा हम चेंज ला सकते हैं। तो कितना बड़ा जो है वो जेंडर गैप है जुडिशरी में उसको भी देखते हैं। अगर हमने 30 टॉप इंडियन लॉ फर्म्स के बारे में देखें तो लेस देन 1/3 ऑफ जो पार्टनर्स हैं उन लॉ फर्म्स में वो विमेन हैं। और अगर हम उनके स्टाफ की बात करें तो 1/4 जो है फर्म्स उनमें जो जेंडर रेशियो है वो सिर्फ वो ही जो है वो 40% फीमेल की जेंडर रेशियो है। मतलब 25% जो है आपकी लॉ फर्म्स उन्हीं में सिर्फ 40% से ज़्यादा फीमेल की पार्टिसिपेशन है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सिर्फ 17 विमेन सीनियर एडवोकेट्स हैं टोटल 430 जो डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स हैं। मेट्रोपॉलिटन हाई कोर्ट जो है उनमें भी जो है ये कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें जो कि खासकर प्रोग्रेसिव माना जाता है कंट्री में, उसमें भी 229 सीनियर एडवोकेट्स में से सिर्फ 8 विमेन सीनियर एडवोकेट्स हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में 163 में से सिर्फ 6 विमेन एडवोकेट्स जो हैं वो सीनियर एडवोकेट्स हैं। ठीक है, अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? बहुत ही बढ़िया वे फॉरवर्ड आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि आपको अगर फीमेल जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने हैं तो ऑफ कोर्स आपको पहले मोर फीमेल हाई कोर्ट जजेस चाहिए, और अगर आपको मोर फीमेल हाई कोर्ट जजेस चाहिए तो आपको मोर फीमेल सीनियर एडवोकेट्स चाहिए। मोर फीमेल सीनियर एडवोकेट्स चाहिए तो आपको मोर फीमेल पार्टनर्स चाहिए लॉ फर्म्स में। मोर फीमेल पार्टनर्स चाहिए तो आपको मोर विमेन इन लीगल प्रोफेशन चाहिए। मोर विमेन इन लीगल प्रोफेशन चाहिए तो आपके लॉ स्कूल्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड विमेन को लॉ स्कूल्स में भर्ती करवाना होगा। मतलब एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड, हर चीज़ आपस में इंटरलिंक है। जब तक नीचे से चेंज नहीं आएगा तब तक ऊपर तक हमको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे बढ़िया आपको वे फॉरवर्ड इस टॉपिक पर नहीं मिल सकता। तो इसलिए कहा गया है कि लॉ स्कूल्स को इंसेंटिवाइज करना शुरू करो ताकि वो फीमेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा जो है वो एडमिशन देना शुरू करें। ठीक है, और जुडिशल क्लास को भी लीड लेना पड़ेगा कि वो जो स्ट्रक्चरल बायसेस हैं लीगल प्रोफेशन में उनको हटाने की कोशिश करें। तो ये हमारा सबसे बेस्ट वे फॉरवर्ड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विमेन हीरोज़ ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो अभी जो है 9th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में पीएम मोदी जो है उन्होंने नारी शक्ति की बात की और उन्होंने कुछ विमेन जो है लीडर्स का भी जो है सेक्रीफाइस जो है बताया है, जो जिनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे पहली उन्होंने मेंशन किया रानी लक्ष्मीबाई जी का। तो आपको पता है वो प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी की क्वीन थी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस में उनका बहुत बड़ा रोल था। किंग ऑफ झांसी से उनकी मैरिज हुई 1835 में और उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था बिफोर द किंग्स डेथ। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस चीज़ को उस सन को जो है एज लीगल हेयर जो है वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और झांसी को जो है वो अनेक्स करने के लिए जो है वो कहा। ठीक है, डिसाइड किया रादर। तो जो है आपके क्वीन ने डिसाइड किया कि वो ऑन बिहाफ ऑफ द हेयर वो रूल करेंगी और उन्होंने फिर ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो बगावत कर दी। लेकिन जो है वो ग्वालियर के फूलबाग में ब्रिटिश से लड़ते हुए जो है वो वुंडेड हो गई और वो धीरे धीरे जो है वो मर गई। ठीक है, डाई हो वो एक तरह से उन्होंने अपनी जान खो दी। तो इवन जो सर ह्यू रोज थे
जो कि उस टाइम पर ब्रिटिश आर्मी के कमांडर थे, उन्होंने बोला कि बहुत ही क्लेवर और बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इंडियन लीडर्स जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई जी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं झलकारी बाई जी। तो इनका भी मेंशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई जी की जो है आर्मी के अंदर एक सोल्जर थी विमेन आर्मी में। उनका नाम दुर्गा दल, जिस विमेन आर्मी का नाम दुर्गा दल था, उनमें ये सोल्जर थी झलकारी बाई जी। उन्होंने अपनी खुद की लाइफ दाव पर लगा दी थी क्वीन को बचाने के लिए। पीपल ऑफ जो बुंदेलखंड हैं वो इनको अपने जो है एक तरह से इनकारनेशन ऑफ गॉड मानते हैं और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बुंदेली आइडेंटिटी मानते हैं, इसलिए वो झलकारी बाई जयंती भी हर साल जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं दुर्गा भाभी। तो दुर्गा भाभी जो हैं, जिनको उनका नाम था दुर्गावती देवी। तो ये नौजवान भारत सभा के मेंबर थी। इन्होंने भगत सिंह जी को हेल्प किया था लाहौर से जेल से भागने में। और उन्होंने इवन जो है दुर्गावती देवी जी ने एक बार अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट भी किया था कि फॉर्मर पंजाब गवर्नर लॉर्ड हेली को मारने का, लेकिन ऑफ कोर्स वो उसमें सक्सेसफुल नहीं रही थी। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन मेंबर भगवती चरण वोरा जी से जो है वो शादी भी की थी 1907 में। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं रानी गेडनलियू जी। तो वो 1915 में बॉर्न हुई थी मणिपुर में। वो एक नागा स्पिरिचुअल लीडर थी, पॉलिटिकल लीडर भी थी। हेराका रिलीजियस मूवमेंट उन्होंने शुरू की थी और उन्होंने एक मूवमेंट भी शुरू की जिसमें उन्होंने ब्रिटिश जो है उनको ड्राइव आउट करने को कहा। उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि वो टैक्सेस नहीं पे करेंगी और उन्होंने जो है इवन ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट भी किया। और अब जो है वो अब एक तो ब्रिटिश ने उनके खिलाफ मैन हंट जो है वो लॉन्च किया, बट उन्हें पकड़ नहीं पाए। लेकिन फाइनली 1932 में उन्हें पकड़ लिया गया जब वो सिर्फ 16 ईयर्स ऑफ एज थी। उनको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, लेकिन 1947 में उनको रिलीज़ कर दिया गया। पीएम जवाहरलाल नेहरू जी जो है उन्होंने उनको डॉटर ऑफ द हिल्स का नाम दिया और कहा कि वो रानी है। उनको इस करेज के लिए उनको टाइटल ऑफ रानी भी दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं रानी चिन्नम्मा जी। तो ये क्वीन ऑफ कित्तूर थी और अमंग द फर्स्ट रूलर्स ऑफ कित्तूर थी ये। इन्होंने भी आर्म्ड रिबेलियन किया था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। कित्तूर जो है वो एक प्रिंसली स्टेट थी विद इन कर्नाटका, और ये उन्होंने जो है उनके डोमिनियन को कंट्रोल करने के ब्रिटिश अटैम्प्ट के खिलाफ जो है वो रिबेलियन किया था। ऑफ कोर्स उन्होंने पहले रिवोल्ट में तो ब्रिटेन को हरा भी दिया था, ब्रिटिश फोर्सेस को, लेकिन सेकंड असॉल्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्होंने कैप्चर करके इम्प्रिजन कर दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं बेगम हज़रत महल जी। तो ये जो है नवाब ऑफ अवध जो है उनकी जो है क्वीन थी। इनको जो है नवाब ऑफ अवध को जो है एग्जाइल कर दिया गया था 1857 रिवोल्ट के टाइम पर। लेकिन बेगम हज़रत महल जो है उन्होंने अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर लखनऊ को कंट्रोल वापस लिया। और लेकिन कॉलोनियल रूलर्स ने जो है उस एरिया को दोबारा से कैप्चर कर लिया था आफ्टर फोर्सिंग हर टू रिट्रीट। नेक्स्ट हम देखते हैं वेलू नचियार जी। ठीक है, तो ये भी ऑफकोर्स 1857 के रिवोल्ट का पार्ट थी। किंग ऑफ शिवगंगाई का से ये मैरिड थी 1780 में। इन्होंने सबसे पहली बार ह्यूमन बॉम्ब बनाया। सबसे पहली बार ट्रेंड विमेन सोल्जर्स जो है 1700s में उन्होंने एक आर्मी एस्टेब्लिश की। और अपनी डॉटर से वो सक्सीड हुई 1790 में, लेकिन कुछ साल बाद 1796 में वो मर गई। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक डीजी यात्रा। डीजी यात्रा जो है आपका गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अनाउंस किया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डीजी यात्रा इनिशिएटिव को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये आपका इनिशिएटिव जो है वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा। डीजी यात्रा है क्या, कैसे काम करेगा? ट्रैवलर्स जो हैं उनको वेरियस चेक पॉइंट्स पर पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग करने के लिए ये सुविधा दी जा रही है। पैसेंजर्स की जो पूरी एंट्री होगी उसको ऑटोमेटिकली प्रोसेस करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। पूरी उनकी एंट्री इनटू द एयरपोर्ट, सिक्योरिटी चेक एरियाज, एयरक्राफ्ट बोर्डिंग, ये सब जो है वो ऑटोमेट किया जा रहा है प्रोसेस। अब पीपल जो हैं वो डिजिटल यात्रा फैसिलिटी का लाभ कैसे ले सकते हैं? ऑफ कोर्स उनको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा, सेल्फी अपने आधार कार्ड के साथ लेनी पड़ेगी, अपनी वैक्सीनेशन डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, अपने बोर्डिंग पास जो है उसको क्यूआर कोड या बार कोड से स्कैन करना पड़ेगा, और अपनी जो है एंट्री जो है वो फिर वो ऑटोमेट कर सकते हैं। अब ये डीजी यात्रा को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? डीजी यात्रा फाउंडेशन बनाई गई है
जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसके अंदर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 26% स्टेक है, बाकी का 74% स्टेक जो है वो बेंगलुरु एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। अब ये डिजी यात्रा फाउंडेशन ही जो है वो पैसेंजर आईडी वैलिडेशन प्रोसेस को जो है वो देखेगी और रेगुलरली ऑडिट भी इसके किए जाएंगे विद स्पेसिफाइड गाइडलाइंस। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पिन कोड्स। तो ये आपके जो है प्रीलिम्स के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है। बहुत कोई ऐसा डिटेल्ड टॉपिक तो नहीं है ये कि जो आपको मेंस में आ सके, बट आपके प्रीलिम्स में ये टॉपिक आ सकता है। तो 15 अगस्त 1972 को इंडिया में पिन कोड्स जो है वो एस्टैब्लिश किए गए थे, जो आप अभी भी यूज़ करते हो अपने पोस्टल नेटवर्क के लिए। तो एक तरह से 50 साल हो गए हैं इंडिया में पिन कोड्स को यूज़ करते हुए। तो ये क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे? क्योंकि उस टाइम पर 1972 में लगभग 23,000, लगभग ऑलमोस्ट 23,500 आप देख सकते हो कि पोस्ट ऑफिसेज थे, खासकर अर्बन एरियाज़ में। तो कंट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी और पोस्टल नेटवर्क को भी अपना जो है उसी के हिसाब से ग्रो करना था। तो मेल सॉर्टिंग और डिलीवरी के प्रोसेस को ईज़ करने के लिए ये पिन कोड जो है वो बनाए गए थे। पिन कोड्स का सिस्टम कैसे वर्क करता है? तो जो फर्स्ट 6 डिजिट्स का होता है पिन कोड, आपको पता है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो पोस्टल रीजन जो है वो इंडिकेट करता है कि नॉर्दर्न रीजन में है, ईस्टर्न रीजन में है, वेस्टर्न रीजन है, सदर्न रीजन है, या फिर अगर नंबर 9 लिखा है तो वो आर्मी पोस्टल सर्विस का जो है वो नंबर होता है। सेकंड नंबर जो है आपका वो सब रीजन को डिनोट करता है। थर्ड नंबर आपके डिस्ट्रिक्ट को डिनोट करता है। जो बाकी के नंबर हैं वो आपकी जो ज्योग्राफी जो है वो प्रॉपरली उसको नैरो डाउन करते हैं, ठीक है। अब किसने ये पिन कोड जो है वो इनिशिएटिव शुरुआत की थी? तो श्रीराम भिकाजी वेलांकर जी थे, जो एडिशनल सेक्रेटरी थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में और इवन सीनियर मेंबर ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ बोर्ड भी थे। तो उन्होंने जो है ये पिन कोड का सिस्टम इंडिया में शुरू किया था। तो बाकी दुनिया में क्या क्या सिस्टम यूज़ किया जाता है? तो यूएस में आपका जोन इंप्रूवमेंट प्लान, जिसको जिप कोड कहते हैं, 1963 में इसको लाया गया था। यूके में अल्फा न्यूमेरिक पोस्टल कोड लाया गया। जापान में 1968 में पोस्टल कोड एड्रेस सिस्टम शुरू किया। तो बेसिकली इन्हीं मॉडल्स पर हमारा भी पिन कोड जो सिस्टम है वो वर्क करता है, ठीक है। इवन आज भी चाहे आप उसका यूज़ ना करो पोस्टल सर्विसेज का, फिर भी आपको जो है अगर आप इवन ऑनलाइन भी कुछ अपना एड्रेस दे रहे हो तो आपको अपना पिन कोड बताना पड़ता है ताकि नैरो डाउन किया जा सके कि आप कौन से एरिया में रहते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ATAGS होविट्जर। तो ऑफकोर्स ये आपकी जो है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसको ATAGS कहते हैं, ये जो है अभी इंडिजिनस ATAGS जो है वो अभी यूज़ की गई है इन 21 गन सल्यूट, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की रेड फोर्ट की स्पीच के बाद जो है वो दिया गया है। इस ATAGS होविट्जर को डेवलप किया है DRDO ने, और इस 21 जो है गन सल्यूट में इसका इस बार पहली बार यूज़ किया गया। तो मतलब 21 गन सल्यूट में पहली बार एक इंडिया मेड होविट्जर गन का यूज़ किया गया है। तो पहले तो हम देखते हैं 21 गन सल्यूट क्या ट्रेडिशन है, क्यों किया जाता है। जब नेशनल एंथम प्ले की जाती है मिलिट्री बैंड द्वारा, जब प्राइम मिनिस्टर ट्राई कलर जो है वो अनफर्ल कर रहे होते हैं, तो ये 21 वॉली गन सल्यूट दिया जाता है एज अ सेरेमनियल बैटरी फ्रॉम एन आर्टिलरी रेजिमेंट। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? जो वेस्टर्न नेवीज़ थी वो ये ट्रेडिशन फॉलो करती थी, और वो इनकमिंग शिप्स में से जो है पोर्ट्स जो है, जब वो पोर्ट्स में इनकमिंग शिप्स जो है उनकी वो ये गन सल्यूट्स देती थी, ताकि जो है पोर्ट में बताया जा सके कि जो ये शिप आ रही है नेवी की, इसकी कोई बेलिजरेंट इंटेंशन नहीं है, पोर्ट को अटैक नहीं करने आ रही है। ये एक तरह से सेरेमोनियल जो है वो गन सल्यूट दिया जाता है, ताकि जो है जो पोर्ट में जो लोग हैं या पोर्ट में जो अथॉरिटीज़ उन्हें पता लग सके कि कोई अटैक नहीं करने आ रही है नेवी, ये यहाँ पर पोर्ट करना चाहती है, ठीक है, फ्रेंडली इंटेंशन के साथ आ रही है। इंडिया ने इस ट्रेडिशन को ब्रिटिश रूलर से इनहेरिट किया, तो इसलिए तब से हम आर्टिलरी गन सल्यूट देते हैं रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे, और इवन हमारे प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी पे भी, ठीक है। तो अब जो है वर्ल्ड वॉर एरा की हम ब्रिटिश हॉविट्जर्स यूज़ करते थे, ब्रिटिश मेक हॉविट्जर्स, लेकिन पहली बार हमने जो है अब इंडिया मेड हॉविट्जर का यूज़ किया है। तो ये आपकी इंडिया मेड जो ये हॉविट्जर है, ये प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली 2013 में स्टार्ट हुआ, जब DRDO ने पुरानी गन्स को रिप्लेस करना शुरू किया विद अ मॉडर्न 155 mm आर्टिलरी गन। इसको जो है DRDO की बहुत सारी लैब्स ने मिलकर भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ मिलकर इसको बनाया है।
155 mm इंटू 52 कैलिबर हॉविट्जर गन है ये। और इसको हॉविट्जर एक बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म होती है जिसका मतलब होता है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स, ठीक है। तो इसके फीचर्स देखते हैं। बैरल, ब्रीच मैकेनिज्म, मसल ब्रेक, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है ऑफ कोर्स। और ये बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव है, ठीक है, ताकि इसकी मेंटेनेंस फ्री रहे और इसका ऑपरेशन जो है वो रिलायबल रहे, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक जो है बनाया गया है। इसमें एडवांस फीचर्स भी हैं, हाई मोबिलिटी, क्विक डिप्लॉयबिलिटी, ऑक्सिलरी पावर मोड, ये सब एडवांस कम्युनिकेशन, ये सब जो है एडवांस फीचर्स इसमें डाले गए हैं। इसकी मैक्सिमम रेंज जब चेक की गई तो ये 38.5 किलोमीटर से लेके 48 किलोमीटर के बीच में रेंज इसकी आई, और इसकी मिनिमम रेंज जो है वो 4.7 किलोमीटर अचीव की गई। बाकी के हमारे जो C4I सिस्टम्स हैं, जैसे आपका आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड या कंट्रोल सिस्टम जो है आपका शक्ति जिसका नाम रखा गया है, वो उससे भी ये कंपैटिबल है और ये उसमें भी उसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। फ्यूचर में कहा जा रहा है कि जो हमारी एक धनुष हॉविट्जर है उसके साथ ही इसको जो है डिप्लॉय किया जाएगा इंडिया द्वारा। और ये जो आपका धनुष सिस्टम है ऑफकोर्स ये आपके पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा बनाया जा रहा था, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is representation of women in judiciary. So this topic is important for your social issues as well as your polity section also, because this topic is talking about the women in judiciary. Okay. So recently the Chief Justice of India designate Uday Umesh Lalitji has said that the ratio of women judges is rising, has risen considerably since the past 75 years of independence of India, as more women are finding a judicial career acceptable. Okay, but what is the status of women in judiciary? Is it correct? So in high courts, if we see that the women judges constitute merely 11.5% of total judges. In the Supreme Court, only 4 sitting women judges are there out of 33 in office. The situation of women lawyers in country is not better also. Out of 1.7 million advocates who are registered in India, only 15% of them are women. So is it important that we consider giving reservation to women in this particular sector? No, of course. Women reservation may only provide us limited relief. Maybe we can improve that this statistics to about 10% more. Okay, but it would not be an overhaul of the entire system. For that we have to remove the structural barriers faced by the women in this judiciary. Okay, so let us also see in detail how deep is the gender gap in our judiciary. So if we see the 30 top Indian law firms, less than 1/3 of those law firms have women partners, and less than 1/4 of these firms have gender ratio which was greater than 40% female. So the status of women in judiciary is not very encouraging. If we look at the Supreme Court, there are only 17 women senior advocates out of total 430. If we see the most progressive high court in the country, that is the Delhi High Court, only 8 women senior advocates are there out of the total 229 advocates. In Bombay High Court, only 6 women advocates are there out of 163 advocates. So what is the way forwards? Like I was telling you in Hindi, that the way forward should reflect our actual concern that we have to remove the structural barriers. For that, you can write that if we want more female judges in the Supreme Court, then we have to ensure that there are more female High Court judges. This is of course very plain. This is very obvious that you have to have at least more female High Court judges so that they get promoted to be in the Supreme Court. For more female High Court judges, you would have to have more female senior advocates. For more female senior advocates, you have to have more female partners in law firms. For more female partners in law firms, you have to have you'd have to need more women in the legal profession. For more women in the legal profession, you would need more women. You would need the law schools to have more talented women in the law schools. Okay, so that we can pinpoint that if we start
reforming our system from the law school itself, if we start incentivizing our law schools, then we can see that this bottom to top change would start happening. That is what we want. We do not want to introduce piecemeal reforms. We want a comprehensive reform of this system. For that, we have to incentivize our law schools. So judiciary should take a lead in reforming the structural biases also in this legal profession, apart from incentivizing the law schools to have more female candidates. So the next topic is women heroes of India's freedom struggle. So this topic is important for your art and culture section, and rather history section. So in this ninth Independence Day address of Prime Minister Modi on from the Red Fort, he has mentioned, or he has hailed rather, the Nari Shakti, and he has mentioned about the sacrifices of women in India's freedom struggle. So first he talked about Rani Lakshmi Bai ji. So she was the queen of princely state of Jhansi, and she is known for her role in the first war of India's independence in 1857. She married the king of Jhansi, and because she adopted a son before the king's death, British East India Company refused to accept the adopted son as the legal heir and decided to annex Jhansi. But she decided to rule behalf on of her son, or of her adopted son, who was her heir. But she later joined the uprising against the British in 1857. Cornered by the British, she got wounded in the combat near Gwalior's Phool Bagh, and later on, Sir Hugh Rose, who was commanding the British army against her, called her as a personable, clever, and one of the most dangerous Indian leaders. So the next is, of course, Jhalkari Bai. She was a soldier in Rani Lakshmi Bai's women army, which was of course Durga Dal. She risked her own life to keep the queen out of harm's way, and the people of Bundelkhand considers her as the representative of Bundeli identity. They even celebrate this Jhalkari Bai Jayanti every year in her honor. So the next of course is Durga Bhabi. So her name of course is Durgavati Devi, and she was a member of Naujawan Bharat Sabha, and she helped Bhagat Singh to escape in disguise from Lahore, and she even made an unsuccessful attempt to kill the former Punjab Governor Lord Haley. She married the HSRA member Bhagwati Charan Vora in 1907. So the next is Rani Gadinliu. She was born in 1915 in the present day Manipur. She was a Naga spiritual leader and even a political leader who fought against the British. She joined the Heraka religious movement, and which of course became later on a movement to drive out the British from this region. And she refused to pay taxes and also called the people to do the same. And when the British launched a manhunt, she evaded arrest. But in 1932 she was finally arrested, and she was sentenced for life when she was just 16 years of age. When she was released in 1947, Prime Minister Jawaharlal Nehru called her as the daughter of the hills and gave her the title of Rani for her courage. So the next is Rani Chennamma. So she was the queen of Kittur, which is of course a princely state in the present day state of Karnataka, and she was among the first rulers to lead an armed rebellion against British rule. She fought back against the attempt to control her dominion in 1824. She even defeated the British in her first revolt, but later on in the second revolt, she was captured by the East India Company, and she was imprisoned during this second assault. So the next is of course Begum Hazrat Mahal. When her husband Nawab of Awadh Wajid Ali Shah was exiled after the 1857 revolt, she joined along with her supporters to take on the British, and she wrested control of Lucknow, but she was forced to retreat after the British recaptured that area. So the next is Velu Nachiyarji. So she waged a war against the British much before 1857. She was married to the king of Sivagangai in 1780. She produced the first human bomb, and she trained. She had the first army of trained women soldiers in late 1700s. She was succeeded by her daughter in 1790, and she died a few years later in 1796.
So the next topic is DG Yatra. So Delhi, this topic is important for the governance section. So Delhi International Airport Limited has recently announced the soft launch of Centre's DG Yatra initiative. So this initiative is basically a passenger processing system which is based on facial recognition technology, and travelers passing through various checkpoints at the airports, particularly this Delhi airport, will have a paperless and contactless processing. The entry of passengers would be automatically processed, including the entry into the airport, security check areas, aircraft boarding, etc. So passengers would have to first download the app, register themselves, put a selfie with the Aadhaar card, use their vaccination details, scan their boarding pass, and then they can avail this facility. How is Digi being implemented? So Digi Foundation has been made, which is a joint venture company whose shareholders are the Airports Authority of India, which is having 26% stake, and the 74% stake is held by the rest of the airports, that is the Bengaluru Airport, Delhi Airport, Hyderabad Airport, Mumbai Airport, and even Cochin International Airport. So Digi Yatra Foundation will be the custodian of the passenger ID validation process also. Even regular audits of various compliances and guidelines will be conducted to see how Digi Yatra Foundation is performing its task. So the next topic is history of pin code. So this topic is important for your prelims section. So only, of course, you cannot expect a question on this in your mains exam, but for your prelims exam, you can expect a question on this, a fact-based question on this topic. So on the occasion of 75th Independence Day, the India should also be celebrating another milestone in our country's history, which fell on August 15th, 1972, when the first PIN code system was introduced in India. So postal identification number system was introduced in India on this very day. Why it was introduced? Because at that time we had about 23,344 post offices, and India was growing rapidly, and the postal network had to keep up the pace with it. So to ease the process of mail sorting and delivery, this PIN code system was created. And how does this PIN code system works? So it consists of 6 digits. The first number indicates the postal region, whether it is northern India, eastern India, western India, etc. If the number is 9, then if of course it would mean that it signifies basically the army postal service. If this and the second number denotes that sub-region, which is the state. The third number represents the sorting district, and the remaining numbers narrows down the geography where you are located. Okay, where the specific post office is located. So who created this initiative? Of course, this initiative was launched by Sri Ram Bhikaji Vilankarji, who was the additional secretary in the Union Ministry of Communication, and he was also a senior member of the Posts and Telegraphs Board. So what are what other countries are following at the world over? So the US is following the Zone Improvement Plan, which is of course the zip code, and it was introduced in July 1963. And the UK started the alphanumeric postal code in mid 1960s. Japan started a similar system in July 1968. Because based upon such systems, India also launched this PIN code system in 1972. So the next topic is Advanced Towed Artillery Gun System Howitzer. So this topic is of course important for your security section. So for the first time, India has used an indigenously developed howitzer gun, ATAG, in the 21 gun salute ceremony during the Independence Day celebrations at the Red Fort. Of course, this howitzer has been developed by the DRDO, and it has been used alongside the traditional British origin artillery guns. So what is of course this 21 gun salute tradition? So when the national anthem is being played by the military band, when the prime minister is unfurling the tricolor, 21 volley gun salute is fired by a ceremonial in a ceremonial manner. This tradition originates from the Western navies. When these Western navies want to approach a port, they fire these artillery guns in such a manner that the port
authorities understand that these navies do not have any belligerent attention. So this tradition is basically inherited from these Western navies, particularly from the British rulers in India. And this artillery gun salutes are fired on the Republic Day, Independence Day, and even the oath-taking ceremony of the President of India, of course, among other occasions. So until now, we were using the British-made artillery guns, but now for the first time we have used this indigenous howitzer during this 21 gun salute ceremony. So what is this ATAGS? So ATAGS project started in 2013 by DRDO to replace older guns with modern 155 artillery guns. Of course, it was this project was being manufactured or was being carried out by DRDO in collaboration with Bharat Forge Limited and Tata Advanced Systems Limited. And ATAGS is an indigenous 155 and 52 caliber howitzer gun developed by the Defense Research and Development Organization. So howitzer is basically an umbrella term which means a category of long range artillery guns. So what are the features of this ATAGS? So of course it comprises of barrel, breech mechanism, etc. You don't need to remember that, of course. But the most important feature is that it is an all electric drive, because it will ensure that the gun remains maintenance free and reliable, and it can keep up the reliable operation for a longer period of time. It has advanced features like advanced communication system, quick deployability, high mobility, auxiliary power mode, control system, and even night firing capabilities. So in 2017 it was tested and it attained a maximum range of 38.5 to 48 kilometers, and the minimum range was identified as about 4.7 kilometers. It is also compatible with our command control communication computers and intelligence system, that is the C4I systems like Shakti, and it will complement these systems. In the future it will be deployed with howitzer Dhanush gun, which is being developed by the Advanced Weapons and Equipment in India, which is a part of the erstwhile Ordnance Factory Board. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.